बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं गौरव धवन, वोकैब इंग्लिश गुरु। गाइस, एएफओ प्री की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग 25 अप्रैल से एक बिल्कुल नया बैच शुरू करने वाले हैं, जिसकी डेमो क्लासेस चलेंगी 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जूम पर। सो अगर आप उन चुनिंदा बच्चों में से हैं जो क्लासेस लगाना चाहते हैं हमारी डेमो, सो गाइज इन नंबर्स पर कांटेक्ट करना मत भूलना। और उससे पहले 17 अप्रैल तक हम चलाने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के हमारे सेशंस को। सो गाइज इन सेशंस को जब आप अटेंड करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न क्या होता है पेपर में, आता कैसा है एग्जाम, और कैसे हैं वो टीचर्स जिनसे आप पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा बैच, यानी कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे हम टॉपिक को समझाते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल डीपली आपको बताते हैं कैसे इनको हैंडल करना है। तो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल इन डेप्थ तरीके से समझाए जाएंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा जो हमने सेशन लिया है। सो गाइज आज ये कुछ क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं जिसको वर्ड यूसेज कहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि एक शब्द में दे रखा है, इस वर्ड को 3 अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करके बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस में, मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में इसको करेक्टली यूज किया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर दे सकते हैं और मैं उसके बाद इसको समझाता हूं। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं फिर बताता हूं। सो आई होप गाइज आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइज उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद आंसर सही दिया हो, फिर भी मैं बताता हूं। देखिए गाइज, अब इसका आंसर आपको दिखाई दे ही रहा है कि बी और सी, यानी सिर्फ और सिर्फ बी और सी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर होल्ड का जो मीनिंग, जो होल्ड वर्ड है उसको सही तरीके से यूज किया गया है। देखिए जी, अब पहले तो हमने ये देखना चाहिए कि होल्ड का मीनिंग क्या होता है। सो गाइस, होल्ड जो एक वर्ड है ये एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है। वर्ब में इसका मतलब होता है चोरी चोरी कुछ इकट्ठा करना और बल्क में इकट्ठा करना। चोरी चोरी, टू कलेक्ट, टू गैदर समथिंग सीक्रेटली इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं, टू गैदर या कलेक्ट समथिंग सीक्रेटली। क्लियर है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन में भी इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे या चुपके चुपके, अगर मैं कहूं सीक्रेट मैनर में अगर आपने कुछ कलेक्ट किया है, ठीक है, अगर कोई चीज अगर आपने सीक्रेट मैनर में कलेक्ट कर ली है तो वो भी होर्ड कहलाती है। ठीक है जी, तो वो भी होर्ड कहलाती है। क्लियर है। देखिए जी, तो अभी यहां पे हमें दिख रहा है वी हैव एक्वायर्ड अ होर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वर्क, मतलब हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली है अबाउट उसके काम के बारे में। तो यहां पे होल्ड का मीनिंग बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज्ड हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। ही हैड अ होर्ड ऑफ एंटीक्स, यानी उसके पास भंडार है। तो जैसे मैंने नाउन में कहा ना, तो नाउन में भी इसका मतलब भंडार जैसा है, लेकिन ऐसा भंडार जो आपने सीक्रेट मैनर में इकट्ठा किया किसी चीज का। होर्ड ऑफ एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब मालूम है सबको, ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी होती है और बहुत कम लोगों के पास होती हैं। एंटीक स्टोर्ड इन हिज बेसमेंट, तो उसने भंडार है उसके पास एंटीक्स का जो कि उसके बेसमेंट में उसने स्टोर किया है। यही 2 सेंटेंसेस हैं जिनमें होर्ड वर्ड का मीनिंग बिल्कुल ढंग से यूज हुआ है, मतलब बिल्कुल करेक्टली जो है वो यूज हुआ है। और यहां देखिए, अ होर्ड ऑफ फैंस, देखो, अ होर्ड ऑफ फैंस सराउंडेड हिम। देखो, अब फैंस की भीड़ को होर्ड नहीं कहते, फैंस की भीड़ को
होर्ड नहीं कहते। हाँ, मैं ये भी चलो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप ऑफ फैंस, अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन चाहिए इसके लिए, अ ग्रुप ऑफ फैंस के लिए, तो उसको शफल कहते हैं। ये आमतौर पर वर्ब के रूप में आपको उसमें दिखाई देता है जब आप कोई मीडिया प्लेयर में गाना बजाते हैं तो उसमें लूप के अंदर, शफल के अंदर एक वर्ड आता है, तो शफल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फैंस। तो दरअसल यहाँ पे ये वैसे भी गलत है क्योंकि इसको कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, तो होल्ड की जगह अगर यहाँ पे शफल वर्ड होता तो ये सही होता। और वैसे भी इसमें कुछ सीक्रेट वाली तो बात ही नहीं आ रही कि कुछ फैंस सीक्रेटली इकट्ठा हुए, ऐसी भी कोई बात इसमें आ नहीं रही है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी यानी फोर्थ ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि मैंने आपको आंसर दे दिया हो इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर 3 है लेकिन आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सो आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और मैं फिर देता हूं इसका आंसर। चलिए गाइस, तो मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए, सो आंसर आपके सामने है। एग्जैक्ट आंसर इज ए एंड बी। सिर्फ ए और बी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बेट शब्द का करेक्टली यूज किया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, भी हमें देखते हैं कि बेट का मीनिंग क्या होता है। देखो जी, बेट भी 2 काम कर सकता है, वर्ब का भी, नाउन का भी। वर्ब में इसका मतलब होता है टू ट्रैप, टू ट्रैप यानी जाल बिछाना, जाल में फंसाना। ठीक है जी, जाल में फंसाना। और नाउन का मतलब होता है ओनली ट्रैप, यानी सिर्फ जाल। ठीक है जी, तो ये इसके मीनिंग है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये सही है और कैसे कोई चीज गलत है। देखिए, ही डिड इंडीड प्रीच। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो उसने, इंडीड यानी वाकई, एक्चुअली, सच में, तो उसने सच में उपदेश दिया। किसका? नेकी का, ईमानदारी का। राइटियसनेस का मतलब ही क्या होता है? नेकी, ईमानदारी। ठीक है, एंड जजमेंट टू कम, बट दिस वॉज मियरली अ बेट फॉर द अनवेरी। अनवेरी क्या होता है? देखो, एक शब्द होता है WARY, वेरी। वेरी का मतलब होता है जो बंदा चौकन्ना हो, अलर्ट हो। ठीक है जी, जो बंदा बिल्कुल क्या हो? अलर्ट हो। और इसका उल्टा क्या हो गया? अनवेरी, यानी जो बंदा अलर्ट ना हो। यानी उसने कहा कि हालांकि वो बातें तो ऐसी करता है लेकिन ये सिर्फ एक जाल है उन लोगों के लिए जो अलर्ट नहीं है। यानी वो जाल में फंस जाए, मीठी मीठी बातों में, अच्छी अच्छी बातों में, जैसा भी आप कह दो। यहां बेट का मीनिंग यूज हो रहा है करेक्ट तरीके से। द ओनली बेट ही कुड फाइंड वॉज अ ब्राइट रेड ब्लॉसम फ्रॉम अ फ्लावर। तो बिल्कुल सही है कि उसको एक, वो कहता है कि जो एक बेट, जो जाल या कोई ऐसी चीज जिससे को अट्रैक्ट किया जा सके, मिली उसको। वो क्या थी? ब्राइट रेड ब्लॉसम था किसी फ्लावर में से। और वो जानता था कि जो मछलियां होती हैं उनको मूर्ख बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्राइट कलर से वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई द ब्लॉसम। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे मछली को फंसाने के लिए बेट जो है, ये मछली को उल्टा, मछली जब मछली पकड़ने जाते हैं या तो उसके लिए जो स्पेशल दाना होता है जो जिससे मछली, इसको मछली खाने आती है और जाल में फंस जाती है, उसको, उसका नाम ही बेट होता है। ठीक है, तो वो नाउन में भी यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। इट इज अ सेफ बेट दैट नो वन हैज एवर आस्क्ड दैट क्वेश्चन बिफोर एंड येट दिस सिस्टम इज डिजाइन्ड टू आंसर इट। ये बड़ा ही एक सेफ जाल है कि किसी ने आज तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया और फिर भी सिस्टम जो है वो डिजाइंड है इसका आंसर देने के लिए। तो देखो, इसमें कोई चालाकी वाली, कोई जालसाजी वाली तो कोई बात हो ही नहीं रही कि कोई किसी में कुछ फंस रहा है। इस वजह से यहाँ पे हमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे बेट वर्ड का यूज यहाँ पे करना पड़े हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसी वजह से सी सही नहीं है।
और ए और बी ही करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा गाइज, मैं ये भी मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ ना तो ये वेरी जैसा लग रहा है, और वेरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है जी, दुश्मन। तो यहां पे देखो एक शब्द आ रहा है वॉर, WR वॉर, और यहां पे अगर हम इस शब्द यहां तक ले तो आरी। मान लो वॉर हो गई है और कोई आपका एक दुश्मन आरी लेके आपको मारने के लिए घर से निकल चुका है, तो अब ऐसी सिचुएशन में वेरी यानी दुश्मन, अगर आपका कोई दुश्मन आपसे वॉर करने के लिए रेडी है और वो आरी लेके आपके पीछे भाग रहा है, तो उस टाइम आप अलर्ट ही रहोगे। ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे पास जो आपको बैच में मिलेंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वर्ड को हम स्टोरी से ही याद करवाते हैं। चलिए जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए। सो लाइक बिफोर, आप वीडियो को रोक के अटेम्प्ट कीजिए, मैं देता हूं आंसर। चलिए, सो गाइज, बी एंड सी इज द राइट आंसर। सिर्फ बी और सी ही में ही इस स्टेटमेंट को, करंट शब्द को बिल्कुल सही तरीके से यूज किया गया है। देखिए जी, करंट्स आर ड्राइड ग्रेप्स। देखो, अगर आपकी थोड़ी सी जीके अच्छी है तो शायद आपको पता होगा कि जो ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, ड्राइड ग्रेप्स को रेजिन्स कहा जाता है। ठीक है ना, किशमिश जिसको बोलते हैं। लेकिन किशमिश का एक और टाइप होता है जिसको करंट भी कहा जाता है, बस स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है। CURRA, वो ए से होता है। एक और, ये भी एक ड्राइड ग्रेप्स की एक किस्म है, लेकिन स्पेलिंग फर्क है। तो अगर यहां करंट्स लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन गलत हो गया। करंट एडजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां बिल्कुल सही है। द फैशन इज करंट नाउ डेज। ठीक है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं कि फैशन ये करंट में चल रहा है आजकल। द करंट यानी धारा, जिसको आप स्ट्रीम भी कहते हो, जिसको आप स्ट्रीम भी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसी वजह से बी और सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, कीजिए कोशिश इसको सॉल्व करने की। ठीक है, स्टॉप द वीडियो, सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट, और मैं बढ़ता हूं अब आगे। सो मैं देता हूं गाइस इसका आंसर। सिर्फ ए में और सी में ही इस वर्ड को, टीम को ढंग से यूज किया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस कि वी हैव अ टीम ऑफ 8 वर्किंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है कि हम 8 की टीम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके। वी हैव अ टीम ऑफ 8, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टीम अप विद वन अदर क्लास मेंबर, कोई दिक्कत नहीं कि आप जो है टीम बना सकते हो अपने किसी और क्लास मेंबर के साथ, जुड़ जाओ। ठीक है ना, आप जुड़ जाओ, टीम अप यानी आप जुड़ जाओ। देखो, अब यहां पे टीम अप भी एक फ्रेजल वर्ब था, टीम अप एक फ्रेजल वर्ब था जिसके अंदर ये चीज वर्ब थी, ये प्रेपोजिशन है, तो ये टोटल फ्रेजल वर्ब थी टीम अप। और दरअसल एक और फ्रेजल वर्ब होती है, वो TEEM से होती है, टीम डाउन। टीम डाउन, टीम डाउन का मतलब होता है, टीम डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। टीम डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू रेन हैवीली, जिसका मतलब होता है टू रेन हैवीली। ठीक है जी, अब देखिए, तो अगर मैं ऐसा कोई मूसलाधार बारिश होना, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि इट हैज बीन टीमिंग डाउन ऑल डे, तो क्या मीनिंग हुआ? इट हैज बीन टीमिंग डाउन ऑल डे,
यानी मूसलाधार बारिश हो रही है पूरे दिन से। सो गाइस, यहां अगर ये एक ई लगा होता एक ही जगह तो सही हो जाता, ठीक है ना। द रेन वॉज स्ट्रीमिंग डाउन, तो बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है जी। तो देखो, आपको साथ साथ सब कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ में आ रहा है। चलिए जी, बढ़ते आगे। हाँ जी, सो गाइस, एक बार फिर से ध्यान रखें इस ऐतिहासिक डेट का। ऐसा ना हो कि बैच स्टार्ट हो जाए और आप पीछे रह जाएं, क्योंकि लाइव का मज़ा तो लाइव में ही आता है। 25 अप्रैल से 25 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, प्लीज़ बियर इन माइंड। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अपने पार्ट को, दैट इज क्लोज टेस्ट। सो गाइज, अभी जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी अपने जब क्लोज टेस्ट में चलेंगे तो एक एक ब्लैंक के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सारा ये क्लोज टेस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आप कोशिश करें, बस यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करें ताकि आइडिया लग सके आपको कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अभी जो ब्लैंक 1 है, ब्लैंक 1 के लिए आप बताइए इनमें से कौन सा वर्ड आपको ठीक लग रहा है, ब्लैंक 1 के लिए, ठीक है जी, ब्लैंक 1 के लिए। हाँ जी गाइस, तो मैं बताता हूं इसका आंसर। अब देखिए जी, डिक्लाइनिंग इसका सही आंसर है। क्यों, अब आप खुद देखिए। क्लोज टेस्ट को करने का एक तरीका यही है कि क्लोज टेस्ट में आंसर देने के लिए आपको ब्लैंक के बाद भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, ब्लैंक के बाद भी आगे जाना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। वाइल्ड नंबर्स ऑफ वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस, देखो अब ये शब्द ही बता रहे हैं कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, शब्द ही बता रहे हैं। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, यानी कुछ भी ऐसी चीज या इंसान जिस पर अटैक हो सकता है, जो खतरे में है, जो कमजोर है, वल्नरेबल उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो संख्या है वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस की, ठीक है ना, वल्नरेबल यानी जो कमजोर है, जो बस खतरे में है, आर डैश। तो अब अगर मैं कहूं कि जो संख्या है इस धर्म के लोगों की जो खतरे में है, जो धर्म खतरे में है, तो संख्या वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, डेफिनेटली वो संख्या कम ही हो रही होगी। तो यहां पे ये जो वर्ड आ रहा है डिक्लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि संख्या के लिए हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड नंबर्स जो संख्या है ऑफ वल्नरेबल हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस आर, ठीक है, जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े, यहाँ आंकड़े की बात चल रही है, जो आंकड़े हैं, अब आंकड़े जो होते हैं वो डिवास्टेटिंग, अब आंकड़े जो है वो डिवास्टेट का मतलब होता है जो बर्बाद कर दे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग सिंपल वर्ड है, एग्जास्पिरेटिंग का मतलब जो परेशान करना कह सकते हो, या एनॉय करना जैसा है, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड क्या है, कम हो रहे हैं। डिक्लाइनिंग बिल्कुल सही वर्ड है कि जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग फॉर मीट एंड आइवरी, ठीक है जी। यानी जो हैबिटेट का मतलब होता है उनका जो घर है, जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है जिनमें वो रहते हैं, क्योंकि अब जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वो चीज़ नहीं मिल रही उनको, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका भी लॉस हो रहा है, और कुछ मीट के लिए और कुछ आइवरी के लिए उनकी किलिंग्स हो रही हैं। सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, तो उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ही क्या है, डैश हो गया है कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए। देखो ये जब भी आप इकोलॉजी की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को की सुरक्षा की बात करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं या कोई भी प्रजाति को बचाने की बात करते हैं, तो उसको उसके लिए कंजर्व वर्ड यूज किया जाता है। तो कंजर्वेशन मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि जो भगवान ने या जो एक नेचर ने जो एक सिस्टम बनाया है, जो भी एक अनुपात बनाया है, उसमें ही चीज़ें रहें। तो ऐसा ना हो अपनी मर्जी से हम सब खराब कर दे। तो कोशिश की जा रही है कि जैसा सिस्टम था नेचर में, जैसा था उसका थोड़ा वैसे बैलेंस बना रहे,
तो उसके लिए कंजर्वेशन मैनेजमेंट को अपने ध्यान दे, मतलब इंपॉर्टेंट है उस पर बात करनी। तो सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश। तो अब अगर हम बात करें सेकंड ब्लैंक के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। सो मॉनिटरिंग देयर पॉपुलेशन इज डैश फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो मैं चल रहा हूं आगे। सो क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी पॉपुलेशन पर ध्यान देना, नजर रखना। बैनल का मीनिंग क्या होता है? बैनल का मीनिंग होता है ओवर यूज्ड, घिसा पिटा पुराना। ठीक है जी, बैनल का मतलब घिसा पिटा पुराना। ठीक है जी, घिसा पिटा कोई चीज पुरानी। एफिशिएंट का मतलब आपको बताइए, कोई चीज जो कार्य कुशल हो। रेडिकल का मतलब जो चीज कुछ बेस से जुड़ी हो, बेसिक हो, फंडामेंटल हो, ओरिजिनल हो। कई मीनिंग होते हैं रेडिकल के, फंडामेंटल, ओरिजिनल। ठीक है ना, रिलेटेड टू रूट्स। और रैशनल का मतलब लॉजिकल, रीजनेबल। ठीक है जी, रैशनल का मतलब जो चीज लॉजिकल हो या रीजनेबल हो। ठीक है जी, तो अब ये जो चीज है ये अपने को ध्यान रखनी है कि यहां पे देखो क्रूशियल से बेटर और कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि क्रूशियल का मतलब होता है जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस वक्त उनकी पॉपुलेशन पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंजर्वेशन मैनेजमेंट को संभाल रहे हो तो, उसका ध्यान रखते हो तो। चलिए जी, अब अपने को थर्ड के लिए, इस थर्ड के लिए पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए आप इसका आंसर देने की कि थर्ड के अंदर अब क्या आना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है जी, चलिए मैं बताता हूं फिर। डैश मेथड्स ऑफ काउंटिंग हिप्पोज इंक्लूड अनरिलायबल एरियल सर्वेज। देखो फिर से नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, ये इशारा करता है कि नेगेटिव वर्ड्स ही आएंगे। डैश मेथड्स ऑफ काउंटिंग हिप्पोज इंक्लूड अनरिलायबल, यानी अगर आप इन मेथड्स को यूज करते हैं हिप्पो को काउंट करने के लिए, या जो मेथड्स बने हुए हैं हिप्पो को काउंट करने के लिए, डैश मेथड्स जो हैं वो क्या है? वो अनरिलायबल एरियल सर्वेज। उन मेथड्स के अंदर किस तरह के मेथड्स हैं? एक तो अनरिलायबल एरियल सर्वेज एंड हैजार्डस लैंड एंड वाटर सर्वेज, यानी बहुत ही डेंजरस लैंड एंड वाटर सर्वेज, एंड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस आर डैश फॉर सर्वेयर्स। तो अभी देखो कैसा वर्ड आपको यहां समझ आ रहा है कि इस तरह के जो मेथड्स हैं वो अनरिलायबल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो किस तरह के मेथड्स, वो मेथड्स कैसे होंगे? डेफिनेटली वो मेथड्स लीडिंग, इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक और एडवांस्ड, ये चारों के चारों शब्द बिल्कुल पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस का मतलब भी बिल्कुल नया कुछ, साइंटिफिक का मतलब भी जो चीज़ फिर गलत कैसी होगी, साइंटिफिक है, इंपॉर्टेंट, लीडिंग यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सबसे आगे आते हैं। तो एक ही चीज़ आएगी और वो है ट्रेडिशनल। ठीक है जी, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, जो अब तक मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिप्पो की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, वो अच्छे नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। मतलब कोई पता नहीं कि उससे जो आंकड़े मिल रहे हैं वो सही हैं या गलत है, वो रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है वो। ठीक है, और बहुत वो जो तरीके हैं वो भी बहुत डेंजरस है, पानी में उतर के या लैंड में, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये चीज़ें क्या हैं? अब अभी अपने फोर्थ पे चलते हैं। तो अब आपको फोर्थ के लिए देखना है, एंड ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस आर डैश फॉर सर्वेयर्स बिकॉज द हिप्पो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। यानी जिस तरह की बातें यहाँ आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो शब्द आना चाहिए वो भी नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सर्वे करने वालों के लिए डैश होती है, क्योंकि हिप्पो एक डेंजरस एनिमल है, डेंजरस एनिमल्स में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द आना चाहिए, देखिए यहाँ पे जिस तरीके का शब्द है, देखो इजी नहीं आ सकता, तो एक ही शब्द यहाँ पे मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी आपने सोच ही लिया होगा, और वो है अनसेफ। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अनसेफ आना चाहिए। ठीक है कि इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इस तरह के जो मेथड्स हैं वो अनसेफ हैं सर्वेयर्स के लिए, क्योंकि हिप्पो जो है वो बहुत डेंजरस एनिमल्स में से एक आता है। चलिए गाइज, एंड लिव्स इन डैश एरियाज, और वो इस तरह के एरियाज में रहता है। तो अगर वो, अब वो किस तरह के एरिया में रहता होगा कि उसकी
जनसंख्या को नापने में बड़ी दिक्कत आती है और वो मेथड्स भी ज़्यादा मतलब काम नहीं करते, तो आप खुद देखिए कि वो एरिया कैसे होंगे। तो एरिया के लिए अब आपको वर्ड ढूंढना है, तो आप देखिए कैसा वर्ड आपको सही लगता है। तो अब आपको फिफ्थ के लिए, ठीक है जी, फिफ्थ के लिए आप देखिए इनमें से एरिया के लिए कौन सा शब्द आपको काम आएगा। मेरे हिसाब से जो शब्द आना चाहिए वो भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो शब्द पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या आंसर है इसका। चलिए मैं बताता हूं जी क्या आंसर है इसका। इनएक्सेसिबल, यानी उन एरियाज तक पहुंचना आसान नहीं होता, ठीक है ना। देखिए अगर आप बार बार गलत पासवर्ड लगाओ तो एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है, एक्सेस डिनाइड, ठीक है जी, एक्सेस डिनाइड, क्लियर है जी। तो यानी पहुंच, तो ये भी वही चीज जो वो एरिया है, एरिया के लिए अगर आपने वर्ड यूज करें तो एरिया के लिए दो ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं, एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल। यानी आपने जो कोई एड्रेस दिया या आपने जो मुझे कोई पता दिया वो एक्सेसिबल है या नहीं है, तो डेफिनेटली यहां जो शब्द आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए इनएक्सेसिबल ही जाएगा, कि जो वो एरियाज हैं वो इनएक्सेसिबल है, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। चलिए जी अब सिक्स्थ के लिए आप देखिए क्या हो सकता है आगे पढ़ के, ठीक है जी। देखिए सिक्स्थ के लिए पढ़ के फिर मैं बताता हूं। फर्दर मोर हिपोज ऑल्सो प्रेफर एन एक्वेटिक लाइफस्टाइल, यानी जो हिपोज होते हैं वो कैसा लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं, पानी वाला, एक्वेटिक लिखा हुआ एक्वा, ठीक है ना, एक्वा शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो एक्वेटिक लाइफस्टाइल को वो फॉलो करते हैं, एक्वा वर्ड आ रहा है। एंड रेगुलरली सबमर्ज देमसेल्व्स इन वाटर, सबमर्ज का मतलब होता है कि वो पानी में डुबोए रखते, मर्ज रहते हैं, ठीक है ना, पानी में खुद को डुबोए रखते हैं। फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग, और ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है एफर्ट्स को टू कीप एंड डैश ऑन देयर पॉपुलेशन, यानी जो हम कुछ काम उनकी पॉपुलेशन को जो नापना चाहते हैं या थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहते हैं, ये चीज को वो हमारे जो एफर्ट्स हैं उस काम में, मतलब ये चीज उसको और भी क्या कर देती, मुश्किल कर देती। तो आप देखिए आपके हिसाब से यहाँ पे कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। चलिए कोशिश कीजिए आप, मैं बताता हूँ आंसर। सो गाइस अगर आपने इडियम्स पढ़े हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एक इडियम बन रही है, कीप एन आई। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान देना, नजर रखना। तो आप जो नजर रखना चाह रहे हो उनकी पॉपुलेशन पे, ये काम और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो पानी में खुद को डुबोए रखते हैं, तो कैसे ध्यान लगेगा अभी वो कितने हैं वो। दीज चैलेंजेस डैश UNSW रिसर्चर्स, ठीक है। अब अपने को 7th के लिए ये चीज़ देखनी है, तो आप लगाइए कोशिश कि 7th में अब आपको कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किस तरह की फीलिंग आपको सेंटेंस को पढ़ के अब आने वाली है। ये जो चैलेंजेस हैं वो डैश कर देते हैं UNSW रिसर्चर्स को, ठीक है। पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ कैसा शब्द आने वाला है यहाँ पे। चलिए जी फिर मैं ही देता हूं आंसर। सो इंस्पायर्ड आने वाला है गाइस, क्योंकि इन सब बातों से, ये जितनी भी अभी उन्होंने नेगेटिव बातें बताई हैं, बीजी ऐसा है वैसा है, पुराने तरीके हैं, तो ये सारी की सारी बातें, और उन पर ध्यान रखना भी बड़ा जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये क्या है, ये चीज़ें अब जो रिसर्चर्स हैं, तो दीज चैलेंजेस जो हैं वो क्या करती हैं, ये चैलेंजेस इंस्पायर करती हैं रिसर्चर्स को। अब ये कैसे पता लग रहा है, जब आप थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढा है ड्रोन्स वाला, टू फिल्म हिपोपॉड्स एंड दस मोर एक्यूरेटली एस्टिमेट हिपो नंबर्स, तो जिससे कि वो बहुत ही एक्यूरेटली एस्टिमेट लगा सकते हैं हिपो के नंबर्स का। द रिसर्चर्स इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया ड्रोन मेथड जस्ट एज इफेक्टिव एज लैंड सर्वेज इन एस्टिमेटिंग हिपो नंबर्स।
देखो, जब कोई इंसान किसी काम के पीछे लगा और आखिरकार उसे पूरा ही कर ले तो वो जो रास्ते में जो चैलेंजेस आती हैं वो उसको इंस्पायर करती हैं, वो उसको डीमोटिवेट नहीं करती, ठीक है ना, वो उसको धमकाती नहीं है, डराती नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि इन चीज़ों ने उन्हें इंस्पायर किया और आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया हल, तो इसी वजह से, क्योंकि एंडिंग में उन्होंने वो काम कर लिया, तो इसका मतलब इन चैलेंजेस ने उन्हें डीमोटिवेट या परेशान नहीं किया बल्कि इंस्पायर किया। सो गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो गाइज, अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जितनी बार हो सके ये वीडियो और देखना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।